नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में 5 वर्षों में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने संसद के ऊपर मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। इस बात को टोकते हुए ओम बिरला ने कहा कि सरकार वोटर आईडी नहीं बनाती। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मालूम है कि सरकार वोटर आईडी नहीं बनाती, लेकिन इस मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष नाराजगी जता रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। और वोटर लिस्ट, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव के वक्त आपने देखा कि वोटर लिस्ट में किस तरह से गड़बड़ी की गई। जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है जिन राज्यों में, वहां पर बीजेपी इसी तरह की हरकतें कर रही है। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यह आरोप लगाया। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, वो भी आपको सुनाते हैं। आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के, वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह बड़ा घोटाला कर दिया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ सकारात्मक बोलने के लिए तो है नहीं, इसलिए ऐसी चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं। विपक्ष को सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, जो विपक्ष नहीं बनाए रख रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ पॉजिटिव बोलने को रहता नहीं है, तब इस तरह की चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं। और जो रूलिंग पहले से माननीय अध्यक्ष जी ने दी हुई है, उसके विपरीत जाकर के तो उन्हें रूलिंग को एक बार पढ़ना चाहिए और जिस तरह से सदन की गरिमा होनी चाहिए उसको बरकरार सकारात्मक सोच के साथ चलाना चाहिए। राज ठाकरे जी या विपक्ष कोई भी अगर इस तरह के सवाल खड़े करता है जिसमें कि जहाँ भी परीक्षण करने पर भी उसका जल नहाने योग्य माना गया है और देश की ही दुनिया के श्रद्धालुओं ने जो 65 करोड़ से भी ज्यादा वहाँ पर स्नान किया है, संगम में डुबकी लगाई है, तो मुझे लगता है कि उस पर प्रश्न उठाना ये कहीं ना कहीं सनातन का अपमान करने जैसा है। संसद के बजट सेशन के दूसरे फेज से पहले विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो सरकार को इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर घेरेगा। इधर टीएमसी के हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने 3 महीने में सुधार करने का आश्वासन दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि वोटर आईडी में नंबर पहले ही कुछ मतदाताओं के एक जैसे हों, लेकिन उनकी अन्य जानकारी अलग अलग है। तो वोटर आईडी को लेकर संसद के अंदर राहुल गांधी ने मामला उठाया। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि हम
संसद के अंदर चर्चा चाहते हैं। राहुल गांधी को टोकते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वोटर आईडी कोई सरकार नहीं बनाती, सरकार के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भले ही वोटर आईडी सरकार ना बनाती हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, इसीलिए चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पिछले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखा तो वहां पर इलेक्शन के दौरान वोटर आईडी में घपले को लेकर आरोप लगे सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, इसलिए इस मामले को लेकर चर्चा लोकसभा में चलिए इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक पांडे जी है राजनीतिक विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राम गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के पास बातचीत करने के लिए कुछ सकारात्मक नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की बातें उठा रहा है विपक्ष। आसिफ भाई, दरअसल क्या है कि बीजेपी चुनाव आयोग को अपनी घरेलू संस्था बना चुकी है। असली मतदाताओं के वोट कटवाकर अपने फर्जी वोटर जुड़वाने का काम ये भाजपाई जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं इसका ताजा उदाहरण आपको बताता हूं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत ही ध्यान से मेरी इस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। साल 2020 में नई दिल्ली सीट पर 52.37% वोट पड़े थे और कुल 76,530 वोट पड़े। इस बार यानी कि साल 2025 में ये वोट प्रतिशत 4% बढ़कर यानी कि 56.41% हो गया, लेकिन वोट सिर्फ 61,244 ही पड़े। मतलब 76,530 वोट पड़े थे 2020 में और 2025 में 4% वोट परसेंटेज बढ़ा है मतदान, और फिर भी वोट गिनती में आए 61,244 वोट। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं गुप्ता जी, शायद मुझे गणित नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ही विधानसभा की बात कर रहा हूं, मैं नई दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं। आप ये समझ लीजिए, और ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े तो उनसे जरूर एक बार इस बारे में जरूर पूछेगा कि ऐसा कौन सा ये साइंस है कि पिछली बार जो है 52.37% वोट पड़ते हैं तो 76,530 वोट आ जाते हैं, और इस बार 56.41% वोट पड़ते हैं तो जो है मात्र 61,244 वोट पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई डिमिलिटेशन हुआ है। इस विधानसभा में कहीं कोई परिसीमन वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा। तो ये लोकतंत्र पर तंत्र की जो जीत हुई है, इस जीत के लिए भी आज की डेट में हमारे जो है जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे अगर आपको राम गुप्ता जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है वोटर लिस्ट बनाने में और चुनाव में पूरी धांधली की गई, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया, तो आपके पास तो रास्ते और हैं। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट जाइए, जांच की मांग कीजिए, कोर्ट जांच करवाएगा, इसकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आसिफ भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ये मामला ऊल पकड़ा था, आपको याद होगा चुनाव से पहले हमारे शीर्ष नेताओं ने इस मामले को लेकर चुनाव से पहले कई डिबेट भी की थी हमने। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि हमारे नेताओं ने बड़े पुख्ता सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास लेकर गए थे। चुनाव आयोग चूंकि स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था होने के नाते उसके पास सारे अख्तियार होते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है आचार संहिता लगी होती है और आचार संहिता लगने पर ये सारी कार्रवाई, और ऐसा भी नहीं कि आचार संहिता के लगने के बाद हमने शिकायत की। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में खुद अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में खुद जांच करने के लिए पहुंची थी टीम। संजय सिंह पहुंचे थे चुनाव आयोग के वहां, मुझे पूरी तरह से ध्यान है इस मामले को लेकर। जी 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 जी, नहीं वो तो एसीबी वाला मामला था, वो एसीबी की जांच टीम आई थी जब हमने शिकायत करी थी कि हमारे विधायकों को फोन आ रहे हैं, तो वो फोन की जांच करने के लिए गए थे। लेकिन
मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमारे नेताओं ने आचार संहिता लगने से पहले भी शिकायत करी थी और हमें आश्वासन दिया गया था, और आज इस बात को इतना समय हो गया, आज तक हमें ना तो पुरानी वोटर लिस्ट मिली अब तक, और ना ही जो है तब जो इस मामले को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप राम गुप्ता जी, जब आपको ऐसा लग रहा है तो संविधान ने बहुत सी व्यवस्था दी है, आप जा सकते हैं कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट में ही अगर सारे केस लड़ते फिरेंगे तो आपको भी पता है कि ये लोग जो है सत्ता की मलाई इसी तरीके से लूटते रहेंगे। अब आप देख लीजिए, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में देखिए लाखों वोट जो है इन लोगों ने जो है। चलिए इस मामले को लेकर राम गुप्ता जी आपके आरोपों का जवाब देंगे। डॉक्टर आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि भाई आरोप प्रत्यारोप का दौर लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्शन प्रक्रिया पर आरोप लगाते हैं तब इसका मतलब है कि भारत के लोकतंत्र को आप फिर कुछ बचा नहीं, या लोकतंत्र के ये संकेत दे रहे हैं कि खत्म हो रहा। जब आम आदमी पार्टी 12 साल से जीत रही थी तब चुनावी गड़बड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात नहीं आती थी, तब सब बहुत बढ़िया था। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही, जबकि माना जाता है कि वहां पर बहुत सारे रोहिंग्यास को डॉक्टर आलोक पांडे जी, क्या लोकतंत्र में कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। फिर लेकिन जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से आपने किया कि फिर न्यायालय क्यों नहीं जाते? हर छोटी से छोटी बात पर आप न्यायालय जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब बात लोकतंत्र के पिलर की है, इलेक्शन की है, तब आप न्यायालय नहीं जाते। तब आप कहते कि हर बात के लिए हम न्यायालय में क्यों जाए? इसका मतलब है कि आपके मन में चोर है। गुप्ता जी आऊंगा प्लीज। कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई गड़बड़ी है ना। आपके पास वकीलों की फौज है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये तो बहुत अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत मैटर को लेकर के कितने महंगे वकील रखते हैं। और जहां बात आती है लोकतंत्र के लिए, जब कहते हैं कि पूरा लोकतंत्र बिक गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कर रहा है, तो हम कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। जहां राजनीतिक दलों के भविष्य का प्रश्न है, जहां वो सर्वाइव नहीं कर सकते। डॉक्टर आलोक पांडे जी, राहुल गांधी लोकसभा में मामला उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। अब लोकसभा में टीएमसी के फिर उनके सांसद ने भी कहा, संजय सिंह ने भी फिर आवाज उठाई। बिल्कुल भाई, लेकिन मैं कहता हूं कि हर छोटी से छोटी बात पर आप न्यायालय जाते हैं। जहां संविधान खतरे में है वहां क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि तीन में बहस करने के लिए कोई एक बिंदु उठा दिया, दूसरा नजरिया बता दिया, कुछ और बता दिया। न्यायालय में नहीं कर सकते ना। न्यायालय में आपको तथ्यात्मक बात करनी होगी। जो राहुल गांधी सदन में कह रहे हैं, जो सब भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर प्रश्न लगा रहे हैं। जिस संविधान की पुस्तक को लेकर आप चल रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर प्रश्न लगा रहे हैं, लेकिन आप उस मैटर में न्यायालय नहीं जाएंगे। ये प्रश्न है। जब आप छोटी से छोटी बात में न्यायालय जा रहे हैं और भारत तो इस बात को लेकर ये बात मैंने भी कही। रमनीश वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता, स्वागत है आपका सर। और साथ ही शाकिर अली जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमनीश जी, लोकसभा में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, उसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे हैं कि इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? सबसे पहली चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी, आपकी सक्रियता में कांग्रेस पार्टी नर्वस 90 का शिकार क्यों होती जा रही है? तो ये लोकसभा सबसे में पहले चर्चा होगी। सुनिए, लोकसभा में भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है सड़क पर भी, संसद में भी, सब जगह चर्चा होनी चाहिए। आखिर इतनी पुरानी पार्टी, 137 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी आज इस जर्जर हालत में क्यों है कि आप गुजरात में, अहमदाबाद में जाते हैं राहुल गांधी जी, उसके बाद फिर ऐलान करते हैं कि हमारा जो है ये बारात वाला घोड़ा जो है रेस में है, और रेस वाला जो घोड़ा है बारात में। इस तरह की चीजें, मतलब आप अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका कंट्रोल जो है, आपका जो नियंत्रण है पार्टी के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर, आपका कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण है तो कहाँ है आखिर? कौन नियंत्रण कर रहा है आखिर? कौन नियंत्रित कर रहा है आपकी पार्टी को? तो इस तरह के हालात आपने पैदा किए हैं और आप ही उसके जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग उनके गुलाम नबी आजाद की बात करें, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें,
चाहे हम ये तो हमने कोई देखा जवाब कि- नहीं हुआ। पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप मैं नहीं, कुछ पूछ रहा हूँ, अंदरूनी आप कुछ मामला, जवाब दे रहे हैं। अंदरूनी कलह जो है उसी का आप देख सकते हैं ना कि आप ये नहीं, मेरा संसद में सवाल जो- ये है कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर मैं लोकसभा आ रहा हूं संसद ना, में उसके चर्चा की ऊपर मांग भी आ कर रहा रहे हूं। हैं। आप इतनी बड़ी काहे- भूमिका मत मानिए प्लीज, वक्त की कमी है। सुनिए, देश भर में वोटर लिस्ट का सवाल जो है आज से नहीं, मुझे लगता है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये सवाल उठाया था और करीबन मुझे लगता है 2015 की बात है। उस समय सवाल उठाए, लेकिन ये सारे सवाल तो उठाए जाते हैं जब इनके पास जिनका सारा तंत्र जो है फेल्योर नजर आता है, जब इनके पास कुछ भी नहीं बचने को होता है, तो चुनाव की प्रणाली को, लोकतांत्रिक प्रणाली को ये कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास करते हैं, उसको चोट करने का प्रयास करते हैं। आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ देते हैं जब चुनाव में आप हार जाते हैं। आप जब कहते हैं कि आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई है, जब आपका तंत्र जो है ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह जब उठने लगता है आपके ही तंत्र के ऊपर, तो आप देखिए कि विपक्ष क्या है। इंडिया अलायंस में आप बिहार में आप चले जाइए, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद को आप देख लीजिए, चाहे ममता दीदी की पार्टी को आप देख लीजिए, विपक्ष में आप साउथ में आप चले, सारे के सारे तंत्र ये देखिए ना, आइए हताशा के शिकार है। और जब हताशा का शिकार जब हो जाता है रमनीश जी, आपका कहना यह है कि जो कांग्रेस का तंत्र है उसमें गड़बड़ी है, लोकतंत्र में गड़बड़ी नहीं है। आप ये कह रहे हैं सरकारी मशीनरी में। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ इनको। शाकिर अली साहब, इस मामले को जब उठाया सदन के अंदर, अब बीजेपी कह रही कि सकारात्मक तो है नहीं इनके पास कुछ बोलने के लिए, इसी तरह की नकारात्मक चीजें लेकर आते हैं संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए। देखिए, बीजेपी अपने यूएसपी पे काम करती है। बीजेपी के पास सच में इन विषयों पे बात करने के लिए कोई न वक्त है, न इनकी ख्वाहिश है, न इनके पास जानकारी होती है। ये सिर्फ इनको आप दे दीजिए मंदिर मस्जिद, इस पे खेलते रहेंगे। इन्हें दे दीजिए आर्कोलॉजिकल सर्वे में खुदाई करने को दे दीजिए, सारे मस्जिद के नीचे से देवी देवताओं को निकालने लगेंगे। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। राहुल जी तो इनके लिए ये बता रहे, राहुल जी का पार्टी पे कंट्रोल नहीं है। इनको जानकारी होनी चाहिए कि राहुल जी वो शख्सियत हैं जिनके वजह से पूरे भाजपा तो छोड़ दी, भाजपा तो बची नहीं देश में। 2 आदमी मालिक हैं, उनके 2 मालिक अडानी अंबानी चलाते रहते हैं। जो दोनों मेन मालिक पार्टी सुनने के प्रयास कीजिए, मजा आएगा सुनने का। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, पार्टी आपको भुगतान के आधार पर भेजती है। अगर उसके झूठ को सही तरीके से नहीं परोसेंगे तो आपको शायद नौकरी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ नौकरी चलती है। हमारी पार्टी में नौकरियां नहीं किया जाता। हमारी पार्टी में संस्कार है, परिवार है, और आप लोग परिवारवाद जो कहते हैं वो वाद का तरीका गलत कहते हैं। आपके अंदर सिर्फ दिखावा है। आपकी नई सरकार गठित हुई, सबने आपको शुभकामनाएं दी, दिल्ली में सबने बड़े खुशी के साथ आपको गले लगाया। आपने क्या किया? सेम डे जा करके अपने पूजा पाठ में लग गए। अब पूजा पाठ, आस्था, ये सब व्यक्तिगत विषय होता है। आपने जेसीबी उतार दिया कि भाई आपने जमुना भी साफ कर दिया। अगला एजेंडा मुख्यमंत्री का क्या था? हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, इसे बदल देंगे। अगले आपके विधायक का पहला एजेंडा क्या रहता है? आपका पहला विधायक मुस्तफाबाद कहता है मैं शिव विहार नाम रख दूंगा। मतलब इन चीजों से हटके आपके पास ना कुछ था, ना है और ना होगा, क्योंकि देशभक्ति की तो आपके अंदर कुछ थी नहीं बात। आपके सारे जो पूर्वज जो अब नहीं रहे, जो माफी वीर हुआ करते थे, तो डीएनए तो वही होगा ना। नहीं, अब दुनिया भर की बात करने से क्या फायदा? शाकिर अली साहब, हम बात वोटर लिस्ट पे कर रहे हैं। मेरी सभी जितने भी मेहमान हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो चर्चा का विषय है उसी पर बातचीत करिए। गोलमाल उस विषय पे चर्चा नहीं कर पाएंगे ना। नहीं तो आप करिए ना, आप करिए, आप सवाल पूछिए। अरे आप करिए ना, आप करिए ना। सीधे तौर पर बीजेपी कहती है जब हार जाते हैं तो सरकारी मशीनरी पर आप सवाल खड़े करते हैं। अपोजिशन को, लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश में नाक में इनके घंटी बजा करके, नाक गले में घंटी लगा करके रख दिया है, उनको कह रहे हैं पार्टी पे कंट्रोल नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट देंगे कि राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। गले में घंटी बांधता कौन है? आसिफ जी, सर गले में घंटी बांधता कौन है? वो कहावत है ना। पहले स्पष्ट कीजिए कि आप दोनों भाजपा के प्रवक्ता कौन है। दोनों एक जैसा बात करेंगे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप विशेषज्ञ हैं, आप में विशेषताएं दूसरी होनी चाहिए, लेकिन एक ही विशेषता से ग्रस्त होकर काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बीजेपी के नेता आ गए हैं, मैंने जो सवाल पूछा था वो जरूर पूछिए एक बार। आसिफ जी, आपने अब राम गुप्ता जी, एक मिनट। राम गुप्ता जी, क्या सवाल था आपका? मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि 2020 में 76,000 समथिंग वोट पड़े थे, लगभग 52.37% वोट प्रतिशत था, मतदान प्रतिशत। जो 2025 में 56% मतदान हुआ, यानी 4% एक्स्ट्रा हुआ। लेकिन
मतदान जो काउंट किया गया वो 61,000 क्यों रह गया? मतलब 4% वोट प्रतिशत बढ़ा, 76,000 से वो 61,000 रह गया। ना तो डिलिमिटेशन हुआ, ना किसी प्रकार का कोई परिसीमन हुआ, ना घटाया गया क्षेत्रफल। तो ये जो वोट हैं, जो 1,46,000 वोट थे 2020 में, वो 1,08,000 रह कैसे गए? इस बात का जवाब कब देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले और चुनाव आयोग? जबकि चुनाव आयोग को हमने लिखित में दिया था कि इस बात का जवाब दीजिए। रमनीश जी, आपने देखा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बाकी ये गोलमोल सब कुछ घुमाएंगे। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ आपके सवाल का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राम गुप्ता जी के सवाल का जवाब भी दीजिए, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हुए थे। सवाल उठे थे, बिल्कुल उठे थे सवाल। जैसा कि मैंने कहा था ना आपको कि अरविंद केजरीवाल जी सवाल उठाया करते थे, और अरविंद केजरीवाल जी हर एक सवाल उठाते थे। जैसे कि शरद पवार के ऊपर सवाल उठाते थे, लालू यादव जी के ऊपर सवाल उठाते थे, आप उन तमाम नेताओं के ऊपर सवाल उठाते थे, लेकिन वो खुद सवाल बन करके चले गए। रुक जाइए। लेकिन 2025 में खुद वो सवाल बन करके रह गए, और दिल्ली की सत्ता से उनको उनका हाथ जो है, दिल्ली की सत्ता से उनको दिल्ली की आम जनता ने इसीलिए भगाया, क्योंकि आप जो है उन सवालों को तो उठाते थे। जो सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से, उनके हुक्मरान की तरफ से उठाए जाते थे, उन सवालों के ऊपर उन्होंने कभी भी खुद जवाब नहीं दिया। जिन सवाल हो गए। अब फिर फर्जी वोटर की बात करते हैं, तो फर्जी वोटर, ये बात तो सच है कि जब जो चुनाव आते हैं आप देखेंगे कि फर्जी वोटर सामने आ जाते हैं। खास करके दिल्ली में मैंने खुद देखा है कितने सारे फर्जी वोटर आए, लेकिन वो फर्जी वोटर का क्यों ब्यौरा अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव आयोग को सौंपा था क्या? ये सारे चीजें जो भी पूछे जाते हैं ना, हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर यदि सवाल उठा लेंगे तो ये अमानतुल्लाह खान जैसे लोग नाराज हो जाते हैं। इनके अमानतुल्लाह खान जैसे लोग जो है इनके नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी वोटर जो है इनके वोटर हैं, मूल वोटर इनके हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी। फिर बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस का ही देखिए कितने, इवन आप देखिए कि जब जब आते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया कई, मतलब उनका वोट कांग्रेस देखा जाए 10 से 12% ऐसे होते हैं वोट लेकर के चले जाते हैं। जब आपने फर्जी वोटर के ऊपर आपने जब सवाल उठाया है आसिफ जी, ये तो मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर आपने राहुल गांधी जी के ऊपर साकिर अली जी ने एक सवाल किया, राहुल गांधी जी वाकई में नींद उड़ा दिया है। अरे किसकी नींद उड़ा दिया भाई, किसकी नींद? मात्र 1 से 2 राज्य में सिपट करके आप रह गए, वो भी कितने खस्ता हालत में। आप देख लीजिए कि हिमाचल की हालत आपने क्या कर दिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने देश पे शासन किया तो देश के मालिक हो गए। आज जनता के विरुद्ध जाके अपने कुकर्मों के आधार पर आप कैसी बात कर रहे हैं? हिमाचल देशों में सिमट के रह गए। आपका नियंत्रण यदि होता तो अहमदाबाद में बैसाखी पे चलने वाली सरकार नगरी सरकार के प्रतिनिधि है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सत्ता के लोग ही नहीं है, हम जनहित में काम करने वाले लोग हैं। आप नगरी नगरी सरकार के बैठ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक इंटरनेशनल लीडर है, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता है, राहुल गांधी एक सच्चे नेता है, जुमलेबाज नहीं है। उनके नाम को गूगल में डाल के झूठा डालने से उनका नाम नहीं आता है, किसी और का नाम आता है, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का नाम आता है। आप जुमलेबाज डाले गूगल में और आप बात कर रहे हैं, आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं। और लेकिन शाकिर अली साहब, जब राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया था लोकसभा में, तो ओम बिरला ने टोका उनको। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट जो है या वोटर आईडी ये सरकार नहीं बनाती, प्रशासन बनाता है। भैया आप बार बार बात, आसिफ साहब आप कई बार आप कहते हैं कोर्ट का हवाला देते हैं, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट, सम्मानित सारे कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने कोर्ट बनाया है, उसका काम कुछ और होता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय नहीं, इन भाजपाइयों से पीछे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब पता है? कहीं भी जाके खोद देते हैं, कहीं भी जाके तोड़ देते हैं। आप ये होली भी मनाने का डेट देंगे, नहीं, इनसे पूछिए इन भाजपाइयों से कि नमाज पढ़ने का समय ये देंगे, होली मनाने का समय ये देंगे। शाकिर साहब अरे प्रभु, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सुना तो करिए। बस एक ही कमी है आपकी, आप मुद्दे को कहीं भी ले जाते हैं। देश का मुद्दा होता है, जाने दीजिए ना, नहीं करते हैं। नहीं, आप मंदिर मस्जिद कहाँ से आ गया? वोटर आईडी को लेकर मस्जिद मंदिर कहाँ से आ गया? आप ये बताते हैं। 1 मिनट नहीं आसिफ जी,
आसिफ जी इन्होंने सवाल किया है ना, जी जी, कहीं पे भी कुछ भी खोद देते हैं, ठीक है। मैं इस पर चर्चा नहीं करना 1991 वर्शिप एक्ट क्या कहता है, देखिए मैं इस पर चर्चा बदले नहीं जा बहुत सकते लेट हैं। कर दी। मैं मेरा चर्चा का विषय आज दूसरा, ना मैं किसी कोई सवाल ना कोई जवाब नहीं, सुनना नहीं, चाहता। सवाल राम गुप्ता जी, एक राम गुप्ता जी वोटर लिस्ट को इन्होंने लेकर अगर 1999 वर्शिप एक्ट पूछा है तो उसके बारे नहीं, में मैं बिल्कुल ना सवाल ना बदले जवाब जा दोनों सकते सुने। हैं, ना नहीं बदला जा सकता है। नहीं, और जहां तक राम देखिए, गुप्ता जी अगर जहां- वोटर जहां- लिस्ट को लेकर आप कुछ कहते हो तो हाँ, नहीं, मैं फिर वही बता रहा हूँ। जी 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 आसिफ जी, अभी जो है हमारी वेस्ट बंगाल की जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी, उन्होंने सारे सबूत सारे साक्ष्य रखते हुए उन्होंने बताया कि जो ईपिक नंबर होता है, यानी कि यूनिक आईडी नंबर होता है वोटर आई कार्ड का, वो एक व्यक्ति का यूनिक आईडी कार्ड होता है पूरे भारत में, लेकिन मल्टीपल लोगों का सेम ईपिक नंबर है, सेम फोटो है और सेम नाम है और उसके बाप का नाम या पति का नाम भी सेम है। वही हरियाणा में है, वही वेस्ट बंगाल में है, वही गुजरात में है। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और आज सदन में यही बात सांसद संजय सिंह जी ने रखने की कोशिश करी, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया सौगत गया। राय ने, जो टीएमसी के नेता हैं सौगत राय ने यही बात कही थी कि ममता बनर्जी ने ये बात रखी तो थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मैं वही बता रहा हूँ कि टीएमसी के जो सांसद है उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत रखे और चुनाव आयोग को दिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो शामिल किया है इस पेपर को। एक बात आप ये बताइए राम गुप्ता जी, देखिए वोटर आईडी को लेकर आपने भी देखा हो, कभी आधार कार्ड बनवाया हो वोटर आईडी, तो इसमें गड़बड़ियां हो जाती है, नाम में हो जाती है, कभी किसी का नाम जुड़ जाता है, तो प्रशासन की तरफ से गड़बड़ी हो जाती है हमेशा। अगर आप उसको लेकर सरकार के ऊपर निशाना साधे तो ये तो गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये गड़बड़ी होना लाजमी भी है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि जब कंप्यूटर ही इपिक नंबर जनरेट करता है, आप समझिएगा जरा मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़ी टेक्निकल बात है, जब जनरेट करने वाला वो ह्यूमन एरर होता है वो अलग होता है, जब हम टाइपो एरर बोलते हैं कि टाइपिंग करते समय प्रॉब्लम आ गई। सर जब जो है इपिक नंबर जनरेट होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो आज प्रवक्ता बन के बैठे हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो जरूर मेरी इस बात को समर्थित करेंगे कि जब इपिक नंबर जनरेट किया जाता है किसी वोटर का, तो इपिक नंबर है वो सिस्टम जनरेट करता है और वो सिस्टम होता है चुनाव आयोग का। तो अब आप मुझे बताइए कि सेम वही इपिक नंबर वेस्ट बंगाल में होता है और सेम वही इपिक नंबर हरियाणा में होता है और सेम वही इपिक नंबर महाराष्ट्र में होता है, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? और चुनाव आयोग इस गलती को स्वीकारने को तैयार नहीं है। रमनीश जी, तृणमूल कांग्रेस ने इस बात की शिकायत, इसकी शिकायत की है कि ईपीआईसी नंबर जो है 18 विधानसभा सीटों में गड़बड़झाला हुआ है, जिसका संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ले रखा है। नहीं, आप क्या कहेंगे रमनीश जी, क्या ये प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये चूक है, भूल है, या फिर जानबूझ के सब कुछ हो रहा है? जानबूझ के हो रहा है। नहीं जवाब रमनीश जी आसिफ जी एक और बात, चुनाव आयोग, राम गुप्ता जी की बात पूरी होना, राम गुप्ता जी बात पूरी होना, किताब लिखते हैं और किताब रिलीज करते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तब यही ईवीएम और यही चुनाव आयोग इनको जो है बुरा लगता था, और आज वही ईवीएम वही चुनावी प्रक्रिया इनको जो है बहुत भाती है, क्योंकि अब ये सत्ता में। अरे तो आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग का अरे भाई राम गुप्ता जी, जब आप भी जीत जाते तो आप भी सवाल रमनीश जी उसके बाद फिर आलोक जी मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। बताइए कि 4% वोट प्रतिशत इस बार ज्यादा हुआ है नई दिल्ली विधानसभा। चलिए रमनीश जी से जवाब ले लेते हैं। पहली बार आए मतदान का संख्या जो है 61,000 कैसे रह जाती है? चलिए रमनीश जी से जवाब ले लेते हैं। आसिफ जी, मुझे तो आश्चर्य है, ही इज आस्किंग द क्वेश्चन कंटिन्यूअसली, मतलब ये तो नॉन स्टॉप, ये तो रुकते ही नहीं है। अरे उसके बाद देखिए इन्होंने सवाल उठाया, पढ़े लिखे, देखिए ये सर्टिफिकेट मुझे आपसे तो वहां पर घूमिए, एपिक पे बताइए। मैं सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है, इस व्यक्ति ने सवाल जो उठाया, मुझे लगता है इससे मुझे आपत्ति नहीं, मुझे लगता है आसिफ जी आपको भी आपत्ति हो सकती है, बिकॉज ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप ये कोई भी सवाल उठा पाए, ठीक है।
फिर दूसरी बात करते हैं, जब आपने कहा कि ईपिक नंबर की बात करी, फर्जी वोटर की बात करी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करी, ईवीएम में गड़बड़ी की बात करी, और ये सारे तमाम जितने भी आपके प्रश्न हैं, मुझे लगता है इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वह है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग चुनाव आयोग है, संविधान के तहत चलने वाला है, जिसको आप लोग यदि मानते हैं, संविधान को यदि आप, बाबा साहब के संविधान को यदि आप मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। राम गुप्ता जी प्लीज आ रहा हूँ, हर डिबेट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। प्रॉब्लम मुझे लगता है इनको कुछ समस्या है। फिर बात करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें, मुझे लगता है कि इसका उत्तर यदि कोई दे सकता है तो चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अधीन नहीं हुआ करता है। यदि जब ईवीएम की ही बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत यदि गई थी 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुई थी ईवीएम, उसके बाद भले ही मुझे कहना है कि ये सारी चीजें सवालात उठाने का नहीं है। यदि आप सवाल उठाते हैं तो सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं आप भी आते हैं। फिर अभी बहुत सारी बातें होने लगी, लेकिन एक सवाल मेरा फिर भी आता है कि जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव किए और मुस्लिम लॉ को हाथ तक नहीं लगाया, 1956 में 55 हिंदू कोड बिल आ गया, और जिससे मतलब हिंदू विवाह और उत्तराधिकार और गोद जैसे मतलब बहुत सारे नियम जो है उसने बदल दिए। तो नहीं मैं पूछना चाहता हूं, जब सवाल उठाते हैं, नहीं सवाल उठाए जाते हैं, अभी साकिर अली के माध्यम से सावानो केस में 1985 में मुस्लिम तुष्टिकरण, लेकिन हिंदू महिलाओं के अधिकारों की मैं उन सवालों को गंभीरता से नहीं लेता चर्चा में, ना जवाब जो सब्जेक्ट से बाहर भागे। मैं आऊंगा अभी आपके पास। डॉक्टर आलोक जी क्या ये फिर से जिन बाहर निकल गया लोकसभा के अंदर और हंगामा संसद के अंदर होता रहा कि इस मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए? डॉक्टर आलोक पांडे जी, देखो ऐसा है कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सत्ता में होते हैं उनके लिए ईवीएम अच्छी, और जो विपक्ष में है उसके लिए ईवीएम और चुनाव आयोग गड़बड़। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे आरोप लगाते थे, बुक लिखते थे, जैसा भी आम आदमी पार्टी के भाई ने बताया। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस के लिए ईवीएम गड़बड़ है। जब आम आदमी पार्टी उसी ईवीएम से 70 में से 67 जीतती थी तो सही था, 67 में 63 जीती तो सही था। अब वो चुनाव हार गए हैं तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम गड़बड़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हार को न स्वीकार करने की जगह पे, तो कहते हैं ना किसी अली बिल्ली खंभा नोचे, जब बीजेपी हार रही थी तो ईवीएम गड़बड़ था, कांग्रेस हार रही है तो ईवीएम गड़बड़ है। तो सत्ता में रहने वाले के लिए ईवीएम सही और चुनाव हार जाने वाले के लिए ईवीएम गलत। डॉक्टर आलोक पांडे जी, इस बात को लेकर विपक्ष से हम सवाल पूछते थे, विपक्ष का कहना है कि अगर हम सब सीटें भी जीत जाएं तब भी ईवीएम के ऊपर हम सवाल खड़े करेंगे। फिर हम कहेंगे कि इससे ज्यादा मार्जिन से हम जीतते, कम मार्जिन से जीते। विपक्ष का कहना है कि हमें फिर भी विश्वास है नहीं। अगले साल में सदन में कहा था, लेकिन फिर वो कार्यकाल बताया जब मतपेटियां खेतों में मिला करती थी, लूटी हुई जबरन वहां कितने वोट पड़ जाते थे। क्या आप उसको कार्यकाल में लगाना चाहते थे? अब कोई जो राजनेता के खिलाफ जनता नहीं शिकायत करती मिलती कि हमारा वोट दूसरा डाल आया, कितने % शिकायत मिलती। लेकिन जब ईवीएम के बगैर वोट पड़ता था, शिकायतों का अंबार लगा रहता था। कितनी ईवीएम बंदूक के बल पर देश में लूट ली जाती थी, क्या क्या गुंडाएं होती थी, बंदूकें चलती थी, बम गोलियां चलती थी। तो क्या वो और लाना चाहते थे इस देश के नेता? इसलिए जब उससे आगे निकल गया देश, बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होती इलेक्शन में, और जब वो सत्ता में रहता है जब तो हो गया, इनकी बारी हो गई। फिर कहता हूँ भाजपा को मत दीजिए, कुछ बोलने का मौका दीजिए। चलिए डॉक्टर शाकिर साहब, आप एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो चुनाव आयोग है, आप देखते हैं उसकी क्या छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी जीते, और इस बात को लेकर चुनाव आयोग जाना जाता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, फिर भी आप सवाल खड़े करते हैं उसके ऊपर, अपने चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। भाई अपने देश में जन्मे हुए लोग गद्दार निकले, जरूरी नहीं हर आदमी गद्दार हो जाए। अपने देश में जन्मे हुए लोग अंग्रेजों का तलवा चाटे, जरूरी नहीं कि देश गद्दार हो गया।
मैं इनके प्रवक्ता महोदय की बात करूंगा, इनको स्पेशलिस्ट कहना तो सही नहीं होगा। ये भाजपा के पक्ष में बोल रहे थे अभी के पहले गोलियां चलती थी, इस तरह से बदतमीजी करते हुए मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। अपना जवाब दीजिए। आपने जो कहा कि पहले गोलियां चलती थी, व्यक्तिगत बात कीजिए शाकिर साहब। दोनों भाजपा के आदमी को बैठा दीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट होने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसा आम आदमी पार्टी तो कहे ना, आपने पूरी मीडिया से लेकर रिपोर्टर अभी तक बोलने नहीं दूंगा तो आपको ध्यान लगेगी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को बताओ कि तुम लोग क्या क्या दीजिए कार्यकर्ता इनको बना के छोड़ा, मुझको मत शाकिर साहब राम गुप्ता जी, शाकिर साहब राम गुप्ता जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संदीप दुबे जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। एक महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसी विषय पर आज जो डिबेट करना था संसद के अंदर, करने दिया कि नहीं करने दिया? बात करते हैं आप बैठ करके यहाँ पर जो है विश्लेषक बन करके। मैं तो क्या करूँ, खड़ा होकर बोलूं? अरे तो कल जाके नहीं बोलूं, अरे वजह से आने में जाना नहीं रहेगा ना। भारतीय जनता पार्टी आप अपनी बात करिए, भारतीय जनता पार्टी चेहरा को तय करने दीजिए, पब्लिक को तय करने दीजिए। तुम लोगों का उत्तर नहीं होते हैं, उत्तर होते नहीं चाहिए, करके आते नहीं हो, फिर लॉजिकल बात करते हो और फिर आरोप लगाते हो। आरोप लगाने से तुम लोगों का कोई काम नहीं है। आपके पास सिर्फ आरोप लगाना है, आरोप दुर्दशा हुई है और होगी तुम्हारी और दुर्दशा होगी अगर इसी तरह से आपके आरोप चुनाव जीत चलेंगे। अपनी कमियों को ठीक करो, अपनी कमियों को ठीक करो। ढक्कन खुल चुका है, अब लपेटिए मत। अरे भाई ढक्कन कौन होता है डिसाइड करने वाले? भारतीय जनता पार्टी कौन होता है डिसाइड करने वाले? डॉक्टर आलोक जी, राम गुप्ता डिसाइड करने वाले, राम गुप्ता जी, आलोक साहब दोनों में प्लीज हो गया। संदीप दुबे जी, आज संसद के अंदर लोकसभा में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ी हुई, चर्चा की मांग होनी चाहिए, इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ, बाहर भी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी बहुत कंफ्यूज लीडर हैं। पहले के जमाने में एक आदमी बिहार का भी वोटर होता था, फिर दिल्ली में भी वोट देता था, पूरी यूपी का भी वोटर होता था, 5, 6, 7 स्टेट में वो वोट डालता रहता था पॉलिटिकल कार्यकर्ता। आज जब से इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से आज आप एक ही जगह वोट डाल सकते हैं, कारण ये है कि सब कुछ ऑनलाइन है और पता चल जाता है कब आपने वोट डाला, तो इसलिए चुनाव आयोग सशक्त है, मजबूत हुआ है। पहले तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम आज पोलिंग बूथ पे जाके वोट डालते हैं। आज आपके पास कार्ड है, आपको याद होगा हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जब आए थे और पहली बार वोटर आई कार्ड बनने की चर्चा हुई थी और उन्होंने इसका पक्ष रखा था कि अब सबका वोटर आई कार्ड बनेगा, तो पूरे देश ने उसकी सराहना करी थी और कहा था कि ये अभूतपूर्व परिवर्तन है और इससे आम आदमी का कद जो है और बढ़ेगा, लोकतंत्र में उसका विश्वास बढ़ेगा। देखिए विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है, बहुत अच्छी बात हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र चिल्ला रहे हैं, अरे भाई चोरनी हो तो गलगर हो, आप चोरी करोगे गाल बजाना पड़ेगा। आज की स्थिति ये है देश की कि आप जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के विषय में, राम भैया बड़े मेरे भाई हैं, जनता के विषय में थोड़ा सा चिंता करके काम आप करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको मिलकर काम ही तो करना है, आप किसी भी दल में काम करें। संदीप जी, एक कार्यकर्ता जो होता है राजनीतिक पार्टी का, वो जागरूक मतदाता ही तो होता है, तो उसको काम करना चाहिए अपने राष्ट्र समाज के लिए। 2 मुद्दे उठाऊंगा संदीप जी के लिए, 2 मुद्दे उठाता हूँ जनता के, जनहित के 2 मुद्दे उठा देता हूँ, फिर किसी दिन करते हैं। राम गुप्ता जी, आज वोटर लिस्ट पर कर लेते हैं, आप बहुत वोटर लिस्ट रहने दीजिए। और दूसरी बात, संदीप दुबे जी, जब राहुल गांधी 2 सवाल कर लूं? नहीं अभी नहीं, वो किसी दिन और कर लेंगे मुद्दे पर। राम नहीं, इसी वोटर पे ही, वोटर लिस्ट अभी आ रहा हूँ, अभी के पास से आ रहा हूँ। संदीप दुबे जी, राहुल गांधी ने कहा कि देखिए जब राजस्थान माफ कीजिएगा हरियाणा में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठे, विपक्ष ने हंगामा किया, उन्होंने कहा कि इसीलिए संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसमें गलत क्या है अगर चर्चा हो? नहीं, क्या गलत है मैं बताऊं। अभी आज की डेट में आपके पास ना बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर किसी ने गलत तरीके से अपने आप को 2 जगह का वोटर बना दिया, आप चिन्हित करके उसको कंप्लेंट करिए,
पहला, चुनाव आयोग डिलीट कर देगा उस नाम को। दूसरा, अगर वो आदमी गलती से मतदान करता है या गलती से कोई और काम करता है तो 6 महीने की सजा भी है। तो राहुल जी को न्यायिक प्रक्रिया नहीं पता, जबकि ये सारे कानून उन्हीं के सरकार द्वारा बनाए हुए, जब केंद्र में उनकी सरकार थी। तो कोई नया कानून नहीं बना है, लेकिन कानून अनुरूप, कानून सम्मत अगर चुनाव आयोग काम कर रही तो राहुल जी को दिक्कत हो रही है, ये मुझे दुख की बात है। और दिल्ली के लोगों ने, हमें लग रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस को ही ज्यादा वोट दिया और सारे वोटर लिस्ट से नाम उनके कट गए, उनके लोगों को इसकी वोट नहीं मिला। वो तो राम गुप्ता जी बताएंगे। राम गुप्ता जी की शिकायत है कि नई दिल्ली सीट में 20,000 वोट ही कम हो गए, 20,000 वोट बढ़ गए। तो भाई ये शिकायत ये है कि चुनाव आयोग प्रॉपर तरीके से, अगर फर्जी अब नहीं होगा, पहले यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले पंजाब के लोगों को लाके यहाँ वोटर आईडी बनवा दीजिए, वो पंजाब रहते हैं, वोट डालने के दिन आ जाएंगे। कई ऐसे घर मिले जहाँ 30-30, 40, एक कमरे के मकान में 40 लोग रह भी नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के लोगों ने 30-30, 40 लोगों को वोटर बना रखा था। तो भाई चुनाव आयोग को काम करते थे और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी चुनाव आयोग है। नहीं संदीप जी, वो तो वही बात हो गई। अब आप पंजाब के लोगों को बदनाम कर, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को लेकर सवाल उठाए थे, तो फिर आप पंजाब के लोगों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये मैंने नहीं, हमारे अरविंद भाई ने उठाए थे चुनाव के पहले। अरविंद भाई का हार का ये भी बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने पूर्वांचल को लेकर उठाए थे, अब आप पंजाब को लेकर। राम गुप्ता जी 10 सेकंड में फिर मैं शाकिर साहब के पास पहुंचाऊं, नहीं तो वो फूट पड़ेंगे फिर से, बीच में बोल देंगे आप। अरे वकील साहब है ना अभी, संदीप दुबे जी हैं अभी। बोलिए ना राम भैया, आपको तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं आपको छोड़ के कहाँ बात करता हूँ? बता दीजिए, आप भी गलत जगह। संदीप जी, आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या हम आपसे कृपा कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जो नई दिल्ली विधानसभा में 38,000 वोटर फर्जी, आपने जो कहा कि वो पंजाब के वोटर थे या कहाँ के भी वोटर थे, क्या वो फर्जी वोटर जो काटे गए 38,000, उनकी लिस्ट मिल सकती है क्या? आप RTI लगाइए, मिल जाएगी। आप RTI लगाइए, आप RTI लगाइए, आपको बिल्कुल मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग कर दिया। उसमें लव लेटर आया है, मैं बताता हूँ वो लव लेटर क्या आया है। उसने कहा, अरे भैया अरविंद जी को दिल्ली की जनता ने हराई है, माफ जोड़िए, आप अरविंद जी के वैकुंठ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अरविंद जी आज जो मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया, कल को हम लोग काम कर रहे हैं सनातन के लिए, कल को हम सनातन ही मुद्दा छोड़ देंगे, ये जनता हमको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? तो आपको ये समझना पड़ेगा राम भाई, आप कहाँ अरविंद के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप गलत जगह पे हैं, गलत जगह पे हैं, गलत चक्कर में फंसे हुए हैं। संदीप जी, आप राम गुप्ता जी को ऑफर कर रहे हैं डायरेक्टली। ऑफर नहीं कर रहे हैं, सही इंसान है। अरविंद जी के अभी भी झांसे में पड़े हुए, पूरी दिल्ली झांसे से निकल गई और राम भाई उसी झांसे में भी फंसे हुए। राम गुप्ता जी नाम देखिए, नाम राम है और गलत जगह है। लोकसभा के नेता आप गलत ऑफर कर रहे हैं। शाकिर अली साहब, ये सारी व्यवस्था, राम गुप्ता जी संदीप जी आपको ऑफर कर रहे हैं, बाद में बात कर सकते हैं आप फोन पर। शाकिर अली साहब, ये सारी व्यवस्था ऑफर दिया है, मैं सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं आप गलत, सारी बातें ला दूंगा, रुक जाइए। वो कह रहे हैं कि आप गलत जगह पर हैं, आप दूसरी जगह पर आपको होना चाहिए। बात समझिए, पूरी बात नहीं कह सकते। शाकिर अली साहब, सवाल ये है कि सारी व्यवस्था कांग्रेस की बनाई हुई है, ये आप उसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं, सारी व्यवस्था हमारी बनाई हुई, सारी कुव्यवस्थाओं के जनक ये हो गए हैं। अब देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी की बात, मुंह में राम बगल में छुरी की बात इन्होंने यहाँ साबित कर दी। राम गुप्ता जी को कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए। राम गुप्ता जी को भ्रष्ट आदमी थोड़ी है कि जाके वॉशिंग पाउडर निर्माण कर लेंगे। आपके वॉशिंग मशीन में जो धुलने वाले लोग उनको आप ले जा रहे हैं। और राम गुप्ता जी जितना खुश नहीं हुए, आप जवाब दीजिए। ये व्यवस्था साकिर भाई को भी तो बोल लेने दीजिए, राम बाकी साकिर भाई को बोलने दे दीजिए, वो आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ बोलिए शाकिर साहब, आप दोनों राम गुप्ता जी के ऊपर ले जा रहे हैं। आप राम गुप्ता जी को आप जवाब दीजिए, शाकिर साहब आप जवाब दीजिए। और सौभाग्य से इनको एक बड़े खुशहाल इंसान मिल गया जो डिबेट में बैठे हैं विशेषज्ञ के तौर पे। वो दादा कस के हाथ रहते हैं, आप जाके बैक थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, उनकी खुशी चेहरे पे। देखिए आलोक जी एक ईमानदार इंसान है और आलोक जी जो भी बात कहते हैं सत्य कहते हैं और हम लोग को सबको सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत पार्टी से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैचारिक तौर पे जिसका सपोर्ट करते हैं या जिस पार्टी में काम करते हैं उसके लिए हम लोग काम करते हैं। नहीं है, आप जो वकालत करने बैठ गए, राम गुप्ता जी को अपनी पार्टी में बुला रही है, ये व्यक्तिगत नहीं है। मैंने राम का
आप उधर शोभा नहीं देता और आप लोगों ने तो खुद भी ये विषय जी ने पूरा नई दिल्ली में किया। आप लोगों ने तो अरविंद को हराने में कोई छोड़ी नहीं। अगर देखा जाए तो मुंह में राम टूटी है तो कांग्रेस का काम है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसी तरह कार्य भी कर रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बहुत नहीं छोड़ती। आपका प्रश्न नहीं चर्चा कहाँ ले गए आप? डॉक्टर आलोक साहब, आप अपनी बात रखिए, 10 सेकंड में आखिरी कमेंट्स रखिए, फिर उसको बात करूंगा। कमेंट का ज्यादा सवाल है, इनके ऊपर तो कमेंट ही कमेंट है, पूरा देश कमेंट कर रहा है। आज राज ठाकरे निकलते और राहुल जी अच्छा, वक्त खत्म हो गया मेरा, 2 मिनट आगे पहुंच गया मैं चर्चा के। आप जल्दी से डॉक्टर आलोक जी। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इलेक्शन कमीशन एक अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उस पर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश के लोकतंत्र को, जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सबने मिलकर उसे मजबूत किया है, उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाया राहुल गांधी ने, कहा कि लोकसभा में इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। ओम बिरला ने टोका, उन्होंने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, चुनाव आयोग में जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां जब सवाल खड़े कर रही तो चर्चा तो बनती है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने राहुल गांधी की बात का समर्थन भी किया। अब देखना यह है कि क्या संसद में वोटर लिस्ट को लेकर क्या चर्चा होगी या फिर नहीं होगी। हमारा खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।